Good morning, बच्चों. I was teaching you power resource, chapter 5th of geography, in which I have explained you about the conventional power resources, which include coal, petroleum, natural gas, firewood, water power. This all thing I have explained you in detail in my last video. So today I am going to begin with unconventional power resources. The power resources which are not commonly used are called non-conventional power resources. Non-conventional resources of power are inexhaustible in nature. They are also known as alternative source of energy. Solar, wind and tidal energy are some example of नॉन कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेस. हमने देखा था कन्वेंशनल पावर रिसोर्स मतलब जो एक टाइम ऐसा आएगा जो वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे, मतलब उनका जो स्टॉक है वो फिनिश हो जाएगा. अनकन्वेंशनल पावर रिसोर्स उसका उल्टा, यानी जिसको हम नॉन कन्वेंशनल पावर रिसोर्स कहते हैं, मतलब ऐसे रिसोर्सेस जो इनएग्जॉस्टिबल है इन नेचर में, मतलब वो कभी ख़त्म होंगे नहीं. ऐसे इनएग्जॉस्टिबल सोर्सेस होते हैं, उनको कहते हैं नॉन कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेस. ठीक है. अभी उसको हम अल्टरनेटिव सोर्स भी कह सकते हैं. अल्टरनेटिव सोर्स मतलब जो सारे हमने कन्वेंशनल सोर्स पढ़े उसका अल्टरनेटिव सोर्स क्या है, ये नॉन कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेस है. जैसे कि कोल है, पेट्रोलियम है, ये सब की जगह पर हम नॉन कन्वेंशनल पावर रिसोर्स जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सब हम यूज़ कर सकते हैं. कभी ऐसा टाइम नहीं आएगा कि सन बोलेगा कि मैंने अभी मेरी बहुत एनर्जी आप लोगों को दे दी, अब मैं मेरी लाइट देना स्टॉप करता हूँ. ऐसा कोई समय आने वाला नहीं है. मतलब ये एनर्जी कभी एग्जॉस्ट नहीं होगी, कभी ख़त्म नहीं होगी. कोई टाइम ऐसा नहीं आएगा जब विंड ब्लो होना बंद कर देगी. ठीक है. तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे. सबसे पहला है विंड एनर्जी. विंड पावर हैज़ बीन यूज्ड फॉर सेंचुरीज टू नेविगेट ships. Nowadays, it is used to generate electricity with the help of windmills. सालों तक शिप को नेविगेट करने के लिए, यानी शिप को डायरेक्शन दिखाने के लिए विंड पावर का इस्तेमाल होता रहा. जैसे कि विंड के डायरेक्शन से लोग नॉर्थ साउथ ऐसे डायरेक्शन का पता लगाते थे और फिर उसी अपना रास्ता अपना जो रूट होता था वो ढूंढते थे. ठीक है. अभी के टाइम में इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए विंड मिल्स यूज़ होती है. द हाई स्पीड विंड रोटेट्स द विंड मिल विच इज़ कनेक्टेड टू अ जनरेटर and thus spin the generator to produce electricity. बड़ी स्पीड विंड्स हाई स्पीड विंड्स रोटेट द विंड मिल. मतलब क्या कि जब तेज़ी से हवा चलती है तब जो विंड मिल होते हैं वो रोटेट होते हैं. ठीक है. जब ये रोटेट होते हैं तो ये विंड मिल जनरेटर से कनेक्ट होते हैं. तो जनरेटर जो है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है. ठीक है. बड़ी तेज़ हवा से चलने वाले विंड मिल जनरेटर को कनेक्ट होते हैं. ये जनरेटर्स स्पिन होने की वजह से जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है. यहाँ पर आप विंड मिल्स देखोगे, पिक्चर में दिखाया हुआ है. जनरली आप देखोगे विंड मिल्स हमें कहाँ ज़्यादा दिखाई देते हैं, सी कोस्ट पर, समुद्र किनारे पर, जहाँ हवा तेज़ होती है. ऐसी जगह पर विंड मिल्स लगे होते हैं जो जनरेटर को हेल्प करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में. विंड आर मोस्टली फाउंड इन द हिली एंड कोस्टल एरियाज. अभी जैसे मैंने बताया कोस्टल एरिया यानी क्या, समुद्र के पास वाली जगह. वैसे ही जहाँ हिली रीजन होते हैं, जहाँ माउंटेन्स होते हैं, वहाँ पर भी विंड हवा तेज़ होती है.
Netherlands, Denmark, Germany, Spain, UK, USA are famous for wind energy production. ये सारी कंट्री जो है विंड एनर्जी के लिए फेमस है, मतलब ये कंट्रीज विंड एनर्जी जनरेट करती है, ऐसी एनर्जी जनरेट करती है जो विंड से प्रोड्यूस होती है. इन इंडिया विंड फार्म्स हैव बीन डेवलप्ड इन तमिलनाडु, राजस्थान एंड अलोंग द कोस्ट ऑफ गुजरात. इंडिया में ये 3 जगह पर हमें विंड मिल्स दिखाई देते हैं जो विंड एनर्जी जनरेट करते हैं. सोलर एनर्जी. द सन्स एनर्जी इज लिमिटलेस. It is widely available in tropical region as they receive abundant sunshine. It can be trapped in the solar cells. Solar cells are joined to form solar panels, which in turn produce electricity. जैसे मैंने अभी बताया सन की एनर्जी लिमिटलेस है, यानी कभी एक टाइम ऐसा नहीं आएगा जब सन अपनी हीट देना, अपनी सनलाइट देना बंद कर देगा. और सनलाइट जो है वो ज़्यादा कहाँ पर होती है? ट्रॉपिकल रीजन में, ठीक है. और ये सनलाइट जो है इसको सोलर सेल ट्रैप करता है, मतलब क्या, कैच कर लेता है, पकड़ लेता है. फिर ये सोलर सेल्स जो होते हैं वो सोलर पैनल से जुड़े होते हैं. ये सोलर पैनल्स जो होती है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है. अगर आप देखोगे तो अभी तो सोलर गीज़र, फिर सोलर लाइट्स आने लगी. आप देखोगे तो एक पैनल लगा होता है, सोलर पैनल, मतलब एक स्लेट जैसी चीज़ जो होती है वो सन की ओर लगी होती है, जो सनरेज लेती है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है. उसमें सोलर सेल्स होते हैं, ठीक है. तो इट इज़ यूज फॉर लाइटिंग, कुकिंग एंड हीटिंग एंड कूलिंग प्रोसेस. उसको लाइटिंग के लिए, कुकिंग के लिए, अगर सोलर इलेक्ट्रिसिटी है तो उसको हम लाइट भी जला सकते हैं, खाना भी पका सकते हैं, कोई चीज़ें भी गर्म ठंडी कर सकते हैं. तो गर्म ठंडी यानी क्या, फ्रिज जो है वो ठंडी करता है. अगर इलेक्ट्रिसिटी हमारी सोलर एनर्जी से जनरेट हुई है तो फ्रिज कूलिंग के लिए ये इस्तेमाल होता है ना. इस तरह सोलर एनर्जी ये सभी चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है. Some of the biggest producer of solar energy are Germany, China, USA, Japan and Italy. तो ये जर्मनी, चाइना, यूएसए, जापान और इटली, ये सब क्या है, सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने वाली कंट्री. इंडिया में अगर हम देखेंगे तो हमें सोलर पार्क्स कहाँ दिखाई देते हैं? गुजरात में, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में. अब देखेंगे टाइडल एनर्जी. द एनर्जी ऑफ ओशन टाइड्स कैन बी ट्रैप्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. This is known as tidal energy. It is used to turn the turbines and generate electricity during high tides. अभी जो एनर्जी ओशंस के टाइड्स से जनरेट होती है उसको टाइडल एनर्जी कहा जाता है. अभी जब हाई टाइड आती है मतलब पानी तेज़ी से समुद्र किनारे की ओर आता है, जिसे हम हाई टाइड कहते हैं ना. तो ये हाई टाइड की वजह से वहाँ लगे हुए टरबाइन्स जो है वो मूव करते हैं और वहाँ जनरेटर लगा होता है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है. सॉरी. इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम दिस सोर्स इज जनरेटेड इन फ्रांस एंड टू सम एक्सटेंट इन यूके एंड रशिया. ऐसी इलेक्ट्रिसिटी फ्रांस में और कुछ अंश तक यूके और रशिया में भी जनरेट होती है. अगर हम इंडिया में देखने जाए तो टाइडल एनर्जी इज़ इन गल्फ ऑफ कच्छ. कच्छ के गल्फ में ऐसी टाइडल एनर्जी जो है वो जनरेट होती है. अब हम देखेंगे न्यूक्लियर एनर्जी. द एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इन द न्यूक्लियर ऑफ एटम्स of naturally occurring radioactivity elements like uranium and thorium is known as nuclear energy. This energy is used to generate electricity. कुछ मेटल्स है जो नेचुरली हमें ज़मीन के नीचे से मिलते हैं,
जैसे कि यूरेनियम है, थोरियम है, उसमें कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, तो उनके न्यूक्लियाई में एनर्जी स्टोर रहती है। और इससे इस नेचुरल एलिमेंट के एटम से बनने वाली जो इलेक्ट्रिसिटी है, जनरेट होने वाली इलेक्ट्रिसिटी है, उसको न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। हम जानते हैं हर एक चीज़ में एटम होते हैं ना, उसके छोटे छोटे कण होते हैं, है ना। तो उससे जनरेट की गई जाने वाली एनर्जी को न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। ऐसी कंट्रीज जो जहाँ पर न्यूक्लियर पावर है, वो है जापान, जर्मनी, रशिया, फ्रांस, स्वीडन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और स्पेन। अगर इंडिया में देखने जाए तो मेन न्यूक्लियर पावर जनरेटिंग स्टेशन है तारापुर, कल्पाकम, रवाभत्ता, नरोरा, काकरापार एंड कोटा। अब हम देखेंगे जियोथर्मल एनर्जी। The energy obtained by using the heat of earth is known as geothermal energy. Two holes are drilled deep inside the earth and water is pumped through one hole. Steam comes up from the other. This steam is used to generate electricity. Sometimes this heat energy surfaces itself in form of हॉट स्प्रिंग। जियोथर्मल एनर्जी जो है वो ऐसी एनर्जी है जो अर्थ से जनरेट होती है। ये एनर्जी को जनरेट करने के लिए अर्थ में ज़मीन में 2 होल किए जाते हैं। एक होल से वाटर को पंप किया जाता है। जब वाटर को पंप करते हैं होल से तो उसके प्रेशर की वजह से स्टीम आती है बाहर। स्टीम बाहर आती है और उस स्टीम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो ऐसी एनर्जी को कहते हैं जियोथर्मल एनर्जी। सबसे बड़े जियोथर्मल प्लांट्स जो है वो हमें यूएसए, न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपाइंस और सेंट्रल अमेरिका में दिखाई देते हैं। अगर हम इंडिया में देखने जाए तो जियोथर्मल प्लांट जो है वो हिमाचल प्रदेश के मणिकरण और लद्दाख की वैली प्यूगा यहाँ पर दिखाई देंगे। बायोगैस, the organic waste such as dead plants and animal materials, animal dung and kitchen waste are converted into gaseous fuel called biogas. Biogas is used for lighting homes and cooking. Biogas plants are common in India. Use of biogas is also prevalent in China. में जो ऑर्गेनिक वेस्ट है जैसे कि डेड प्लांट्स और एनिमल्स है, एनिमल डंग है, किचन वेस्ट यानी क्या, सब्जियों के पिल्स मतलब सब्जियों के छिलके, बचा हुआ खाना, ये सब किचन वेस्ट कहा जाता है। इन सब को गैसियस फ्यूल में कन्वर्ट किया जाता है। तो ऐसे फ्यूल को बायोगैस कहते हैं। ये बायोगैस भी इलेक्ट्रिसिटी जैसा ही काम देती है। घर की लाइटनिंग में, कुकिंग में इस्तेमाल किया जाता है। इंडिया में ऐसे बायोगैस प्लांट्स हमें देखने मिलते हैं एंड इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन चाइना। अभी मैं नेक्स्ट हेडिंग पे आ रही हूँ, कंजर्वेशन ऑफ पावर रिसोर्सेस। हमने ये सारे पावर रिसोर्सेस के बारे में पढ़ा है ना। हमने देखा कि कोई अनकन्वेंशनल है, कोई कन्वेंशनल है। तो ये सारे पावर रिसोर्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ना। तो हमें इसको कैसे कंजर्व करना है, कैसे हमें उसको बचाना है, वेस्ट होने से कैसे बचाना है।
Continuous consumption of conventional source of energy may lead to their exhaustion. हम इस कन्वेंशनल सोर्स को अगर एक यूज़ करते ही जाएंगे तो ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे। मतलब क्या, एक टाइम आएगा जब ये फिनिश हो जाएंगे और इसको हम खुद बना सकते नहीं हैं। हज़ारों साल के बाद ये खुद नेचुरली बनते हैं। देयरफॉर वी शुड यूज़ देम जुडिशियली एंड इकोनॉमिकली। मतलब हमें ज़रूरत हो उसको इतना ही इस्तेमाल करना है। Following steps should be taken to save the resources. Efficient utilization of resources. इस रिसोर्सेस का हमें सही से इस्तेमाल करना है। मिनिमाइजिंग द यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स है उसका यूज़ हमें मिनिमाइज कर देना है। मिनिमाइज करना है यानी कम करना है। अब फॉसिल फ्यूल यानी क्या, ज़मीन के नीचे से जो फ्यूल्स मिलते हैं। फॉसिल फ्यूल्स यानी जो फ्यूल्स नेचुरली प्लांट्स और एनिमल्स जो है, डेड प्लांट्स और एनिमल्स हज़ारों साल तक ज़मीन के नीचे रहेंगे, उसमें से फॉसिल फ्यूल्स बनते हैं। तो ऐसे फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल हमें कम करना चाहिए। उसके बदले में हम सोलर एनर्जी, जो कभी वो जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। स्विचिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक अप्लायंस टू सेव पावर। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस का हमें वेस्ट नहीं करना है। जैसे कि हम बैठे एक कमरे में और दूसरे कमरे की लाइट फैन चालू है, तो ये क्या कर रहे हैं, हम वेस्ट कर रहे हैं ना, एनर्जी को हम वेस्ट कर रहे हैं। दिस वी शुड नॉट डू इट। रिसाइकलिंग ऑफ रिसोर्सेस। जो रिसोर्स रिसाइकल हो सकते हैं उसको हमें रिसाइकल करके फिर से इस्तेमाल में लेना है। इम्प्रूविंग द टेक्निक्स ऑफ एक्सट्रैक्शन एंड प्योरिफिकेशन। एक्सट्रैक्शन यानी क्या, ज़मीन से जब हम निकालते हैं किसी भी कन्वेंशनल सोर्स को, जैसे कि कोल है, पेट्रोलियम है, तो उसको एक्सट्रैक्शन कहा जाता है। और प्योरिफिकेशन मतलब उसको क्लीन करना। जब कोई भी फ्यूल हम ज़मीन के नीचे से निकालते हैं तो उसको ऐसे इस्तेमाल नहीं किया जाता, उसे प्योरीफाई किया जाता है। तो ये चीज़ में क्या होता है, कई बार एनर्जी वेस्ट हो जाती है एक्सट्रैक्शन में और प्योरिफिकेशन में। अगर हम इम्प्रूव टेक्निक्स यूज़ करेंगे, अच्छी टेक्निक्स यूज़ करेंगे, तो ये जो कन्वेंशनल रिसोर्स है ये वेस्ट नहीं होंगे। तो एक तरह से हम उसको बचा रहे हैं बाय इम्प्रूविंग द टेक्निक्स ऑफ एक्सट्रैक्शन एंड प्योरिफिकेशन। यूजिंग अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी एंड सब्स्टिट्यूट्स। पहले ही मैंने बता दिया, हमें कन्वेंशनल सोर्स की जगह पर नॉन कन्वेंशनल सोर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी की जगह पे, जहाँ ये सब चीज़ें यूज़ होती है, कोल, पेट्रोलियम, उसकी जगह पे हमें सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करना चाहिए। तो हर एक जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स है उसको हमें ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए एज़ कम्पेयर टू दी conventional power resources. Fossil fuel, energy resources that has been produced from the remains of dead plants and animal over thousands of year. मैं बता चुकी हूँ, ऐसी एनर्जी रिसोर्स जो हमें कैसे मिलते हैं, ज़मीन के नीचे से कैसे मिलते हैं, कई सालों तक, हज़ारों सालों तक डेड प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन ऐसे के ऐसे पड़े रहते हैं जिससे फॉसिल फ्यूल बन जाते हैं। ठीक है। जियोथर्मल एनर्जी, पावर जनरेटेड यूजिंग द हीट ऑफ द अर्थ। ज़मीन की गर्मी से जनरेट हुई पावर को जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ रनिंग वाटर। पानी से बनने वाली इलेक्ट्रिसिटी को कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हम कई बार देखते हैं, पता है, डैम्स जो होते हैं वहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। कैसे, कि जब ऊंचाई से पानी नीचे गिरता है
रनिंग वाटर यानी क्या है, मूविंग वाटर, ठीक है। तो जब पानी ऊंचाई से गिरता है तो उसके नीचे टरबाइन्स लगे होते हैं जो मूव होते हैं, ठीक है, और उसके मूव होने से जनरेटर ऑपरेट होता है और एनर्जी जनरेट होती है। फिर आता है न्यूक्लियर एनर्जी, एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इन द न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स of naturally occurring radioactive elements like uranium and thorium। मेटल्स जैसे कि यूरेनियम और थोरियम है, उसके एटम के न्यूक्लियाई में से जो एनर्जी जनरेट होती है उसको कहा जाता है न्यूक्लियर एनर्जी। विंड एनर्जी, एनर्जी प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ हाई स्पीड विंड्स, तेज़ी से चलने वाली हवा से जो एनर्जी जनरेट होती है उसको कहा जाता है विंड एनर्जी। अब हम देखेंगे माइंड मैप, पावर रिसोर्सेस। हमने इस चैप्टर में पावर रिसोर्सेस के बारे में पढ़ा। एक था कन्वेंशनल सोर्स ऑफ पावर, दूसरा था नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ पावर। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ पावर के एग्जांपल है कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, फायरवुड, हाइडल पावर। ये सब मैं आपको डिटेल में मेरे फर्स्ट वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। और आज मैंने आपको नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ पावर के बारे में पढ़ाया, जिसमें विंड, सोलार, टाइडल, न्यूक्लियर, जियोथर्मल और बायोगैस के बारे में पढ़ा। सोर्स ऑफ पावर कोई भी हो, कन्वेंशनल या नॉन कन्वेंशनल, उसको हमें जुडिशियली और इकोनॉमिकली ज़रूरत हो उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए। सो आई होप you got this chapter, you understood this chapter. Your homework is to draw the mind map and also write the key terms in your notebook. Okay बच्चों, take care, bye bye.